युवा राजनेता, कुशल वक्ता, रणनीतिकार, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह का जन्म आज से लगभग 48 साल पहले उत्तर प्रदेश जिला प्रतापगढ़ तहसील पट्टी गांव करमाही में रामदास सिंह और श्रीमती इंदुमती सिंह के घर 16 मई सन 1969 को हुआ। प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही रहकर प्राप्त की। आगे की पढ़ाई के लिए ये लखनऊ आए और जनता इंटर कॉलेज से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट प्रथम श्रेणी में पास हुए। इसी दौरान इनकी मुलाकात स्वांत रंजन जी से हुई। यही इनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में लेकर आए। लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। अंतर्मन से ये प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते थे। अटल बिहारी वाजपेयी से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने लगे। राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े। सन 1993 में युवा मोर्चा साकेत विभाग के कार्यालय मंत्री बने। सन 1994 में मंडल अध्यक्ष बने और संगठन के लिए काम करने लगे। सन 1995 में गुरु नानक वार्ड लखनऊ से चुनाव लड़ा और पार्षद बने। सन 2000 में युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बने। शिक्षा जारी रखते हुए प्राचीन भारतीय इतिहास में पीएचडी की डिग्री हासिल की और महेंद्र सिंह डॉक्टर महेंद्र सिंह कहे जाने लगे। मध्य प्रदेश तथा बिहार जैसे राज्यों में सन 2004 से 2005 तक युवा मोर्चा में अहम पदों को संभाला। सन 2007 में भाजपा के प्रदेश महामंत्री बने और प्रदेश की राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साल 2012 में उत्तर प्रदेश के सदस्य विधान परिषद बने। सदस्य विधान परिषद के रूप में कई गंभीर मुद्दों को सदन में उठाते रहे। इसी बीच छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तराखंड जैसे राज्यों में अहम पदों पर रहते हुए कार्य किया। केंद्रीय नेतृत्व ने विश्वास करते हुए इनको आसाम का प्रभारी बनाया। अपनी कुशल रणनीति के द्वारा आसाम में भाजपा सरकार बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन यात्राओं का प्रभारी बनाया गया, जिसका सफलतापूर्वक संचालन किया। कई भाषाओं में पकड़ रखने वाले असाधारण प्रतिभा के धनी डॉक्टर महेंद्र सिंह से आइए एक मुलाकात करते हैं आज के शख्सियत कार्यक्रम में। महेंद्र जी, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र जी, आप आईएएस बनने की राह पे थे, तो अचानक ये राजनीति में कैसे आना हुआ? नहीं, हमारी रुचि थी और बहुत मन में इच्छा थी कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊं, लेकिन संघ से जुड़ने के कारण से और विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए और भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान बढ़ा जब राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ और उसके बाद उसको देखते हुए मेरा भी मन कहा कि मैं राजनीति में कुछ काम करूं और सौभाग्य से इस दिशा में मैं आगे बढ़ गया। तो संघ से बहुत जुड़ाव रहा है। संघ के बारे में लोग बहुत जानते हैं, संघ से जनसंघ है, भाजपा है, तो कुछ इसके बारे में कुछ विस्तार से वास्तव में जो भारत की संस्कृति है, भारत की सभ्यता है, भारत का संस्कार है, भारत का अध्यात्म है, भारत की वाणी है, भारत का विचार है, इसका सबका समग्र रूप अगर देखना है तो संघ की तरफ देखना पड़ेगा। संघ वास्तव में भारत के लिए आजादी से पहले और आजादी के बाद बहुत कुछ काम किया है। मैं समझता हूं कि देश को बनाने में संघ का बहुत बड़ा योगदान है। राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना, व्यक्ति निर्माण का काम करना, समाज में वो सब चीजों को भावनाएं पैदा करना जिससे देश को नंबर 1 का देश बनाया जा सके। हमको लगा कि वास्तव में संघ एक ऐसी विचारधारा है कि इससे जुड़ने से व्यक्ति निर्माण से लेकर के राष्ट्रीय निर्माण तक का काम होता है और उस दिशा में काम करते हुए हम लोग आगे बढ़ गए। तो संघ के बारे में बताया जाता है कि बहुत एक वर्ग विशेष के खिलाफ है, या मतलब संघ से बड़ा लोग, जो लोग संघ को नहीं जानते वो लोग संघ के बारे में ऐसी बात करते हैं। संघ किसी के खिलाफ नहीं है, संघ सबके साथ है और संघ केवल उसका एक ही है, राष्ट्रवाद, और उसको ध्यान में रख करके संघ काम करता है। संघ व्यक्ति निर्माण करता है। संघ कभी भी किसी के नफरत की बात नहीं करता है। मैं जहां तक एक स्वयंसेवक होने के नाते मैं भी संघ का प्रशिक्षित कार्यकर्ता हूं, मुझको गर्व है कि मैं संघ में रहा हूं, इसलिए संघ कभी ऐसा कुछ भी नहीं करता है। लेकिन जिनको ऐसा लगता है वो अनावश्यक रूप से संघ के ऊपर आरोप लगाते हैं, बल्कि संघ बहुत ही पवित्र संस्था है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप भाजपाई हैं तभी राष्ट्रवादी हैं,
तो ये राष्ट्रवाद और भाजपा को कैसे आप मिलाते हैं? नहीं, मुझको लगता है ऐसा कुछ नहीं है कि भाजपा ही है तभी राष्ट्रवादी है, लेकिन ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को सर्वोपरि रखती है और इसीलिए उन्होंने कहा कि व्यक्ति से बड़ा है हमारी पार्टी और पार्टी से बड़ा है हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है। तो हमारे हर कार्यकर्ता के मन में ये बात रहती है, इसलिए हम कोई भी बात शुरू करते हैं तो राष्ट्र से शुरू करते हैं और राष्ट्र हमारे एजेंडे में सर्वोपरि है। इसलिए जितनी भी बातें भारतीय जनता पार्टी की होती है उसमें उस तरीके का जो हमारी पंचनिष्ठाएं हैं, हमारा कार्य वैशिष्ट है और भारतीय जनता पार्टी के संविधान में जो संविधान के निर्माताओं ने जो बात कही या पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो एकात्मानुवाद दर्शन रहा, वो सब चीजें कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद से ओतप्रोत थी और इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता राष्ट्रवादी है और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के मूल में यह है कि भारत माता की जय होनी चाहिए। अब राजनीति की बात करें, दिल्ली चुनाव के हार के बाद और बिहार के हार के बाद असम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश था और आपको प्रभारी बनाया गया। मोदी जी ने और अमित शाह ने आप विश्वास किया, तो कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण था और कितना? मुझको लगता है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगा। अमित भाई शाह ने हमारे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता के ऊपर बहुत भरोसा किया और उन्होंने आसाम जैसे एक चुनौतीपूर्ण राज्य को हमको काम करने के लिए दिया और लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में रह करके उनको उत्साह पैदा करता रहा, नीचे तक संगठन को मजबूत किया और उसी बीच में नरेंद्र भाई मोदी की विभिन्न सभाओं के माध्यम से, उनकी योजनाओं के माध्यम से, उनके कार्य प्रणाली जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां थी उनके सबको लेकर के जब हम लोग जनता के बीच में गए तो लोगों को भरोसा हो गया और सबको ये लगा कि अगर यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो जाए तो मेरा असम भी नंबर 1 का राज्य बन सकता है। हम लोगों ने सबसे यही कहा कि अगर गुजरात नंबर 1 हो सकता है, छत्तीसगढ़ हो सकता है, राजस्थान हो सकता है, झारखंड हो सकता है, तो मेरा आसाम क्यों नहीं हो सकता है। और आसाम में सब कुछ था, पानी बहुत है, वन संपदा बहुत है, कोयला बहुत है, सब कुछ आसाम के पास है, गैस है और चाय बागान इतने सारे हैं। दुनिया के लोग आसाम को देखना चाहते हैं लेकिन मेरा आसाम सबसे पिछड़ा हुआ है। और उस बात को लेकर के जब हम लोग जनता के बीच में गए और जिस तरीके से जंगल राज कांग्रेस के लोगों ने कायम करके रखा था और बांग्लादेशी घुसपैठिए जारी थे, आतंकी गतिविधियां पूरे आसाम के अंदर चल रही थी, उन सब चीजों से लोग बहुत त्रस्त थे और उनको भरोसा हो गया कि नहीं, बीजेपी की सरकार बन सकती है। या विश्वास पैदा करने का काम हम लोगों ने किया और नरेंद्र भाई मोदी की उपलब्धियां और नरेंद्र भाई मोदी का वहां जाना और नरेंद्र भाई मोदी का यह कहना कि मेरा केवल 3 ही एजेंडे हैं, नंबर 1 विकास, नंबर 2 चतुर्दिक विकास और नंबर 3 तेज गति से विकास। जब इस बात की बात उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि जैसे हमने गुजरात को नंबर 1 का राज्य बनाया वैसे आसाम को नंबर 1 का राज्य बनाएंगे, तो वहां की जनता ने मोदी जी पर पूरा भरोसा किया और भरोसा करने के बाद लोगों में एक उत्साह आया, एक वातावरण तैयार हुआ और उसी की परिणति थी कि हमने पूर्ण बहुमत से वहां पर अपनी सरकार बनाई। भाषा कभी रुकावट नहीं बनी? भाषा पहुंचने के बाद ऐसा लगता था, हमको भी कभी कभी लगा था, लेकिन बहुत जल्दी मैंने भाषा को समझना शुरू कर दिया। मुश्किल से 2-2.5 महीने में मैं असमिया समझने लगा, धीरे धीरे कुछ भूलने भी लगा और आगे चल करके हमको ऐसा नहीं लगा कि हमारे लिए भाषा कोई रुकावट है। जबकि आसाम में कई भाषाएं बोली जाती हैं, बोडो लोग अलग भाषा बोलते हैं, असमिया बोलते हैं, बंगाली बंगला बोलते हैं, राबा बोलते हैं, तिवा करवी नेपाली, सब लोग संथाली बोलते हैं। अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन उन सब के बीच में रहते रहते मैं सबसे रूबरू हो गया और जब अपनी भाषा में बोलते थे मैं उसको अच्छे से समझता था, उनकी बातों का मैं जवाब देता था और सब लोग ये मानने लगे थे। अभी भी लोग ये कहते हैं कि महेंद्र सिंह बाहर के नहीं है बल्कि आसाम के हैं। भाषा बताते हैं आपको बहुत ज्यादा जानकारी, कितनी भाषा की जानकारी? नहीं, ऐसा भाषा की बहुत जानकारी नहीं है। विभिन्न राज्यों में काम करते हुए जब हम लोग जाते हैं, महाराष्ट्र में काम करने के लिए गए तो मराठी सीख लिया, बंगाल में गए तो बंगाली सीख लिया, आसाम में गए तो असमिया सीख लिया, हिंदी संस्कृत हम लोग शुरू से पढ़ते रहे, संस्कृत की अच्छी हमारी रुचि थी इसलिए संस्कृत जानते हैं। अंग्रेजी भाषा आज की एक मूल भाषा उससे बन गई है तो उसमें से कुछ ना कुछ हम लोग जानते हैं। ऐसी कुछ भाषाएं हम लोग जानते हैं, बाकी और कोई भाषा के बारे में विशेष वो नहीं है। महेंद्र जी से हमारी चर्चा जारी रहेगी, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। असम तो जिता लाया आप और उत्तर प्रदेश में आपको बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं, कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आपके पास हैं, तो कैसे लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव को आप कैसे? हमको लगता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है और ये जो चुनाव होने जा रहा है, अब की बार हम लोग अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी अब की बार के चुनाव में जीतेगी। पहली बार जो गांव-गांव से घर घर से आवाज आ रही है मोदी जी का, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान लोगों को बढ़ा है। क्योंकि जब राजस्थान लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ देखते हैं, झारखंड देखते हैं,
तो उनको लगता है कि वहाँ बिजली जाती नहीं, और जब उत्तर प्रदेश देखते हैं तो यहाँ बिजली आती नहीं। लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बहुत खराब है। लोगों ने टिप्पणी किया कि उत्तर प्रदेश की स्थिति इराक और इराक से भी बदतर हो गई है, और इन सब परिस्थितियों में पूरा उत्तर प्रदेश जंगल राज में तब्दील हो गया है। आए दिन दहाड़े महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, हाईवे पर लोगों को गाड़ी से उतार लिया जाता है और रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। अखिलेश तो कहते हैं कि हमने बहुत काम किया, मेट्रो बनाया, हाईवे बनाया, गाँव का बिजली दे रहे हैं। नहीं, अखिलेश ने विज्ञापनों में बहुत काम किया है, पैसा बहुत खर्च किया है उन्होंने। स्वाभाविक रूप से अगर अखिलेश का विकास देखना है तो आपको टेलीविजन पर देखना पड़ेगा, होर्डिंगों में देखना पड़ेगा, या अखिलेश के भाषणों में देखना पड़ेगा, लेकिन जमीन पे कुछ भी नहीं। एक भी रोड उत्तर प्रदेश की ऐसी नहीं है जो चलने लायक हो। जितना पैसा केंद्र सरकार ने दिया उसकी उपलब्धि अखिलेश गिनाते हैं। जैसे मेट्रो का मैक्सिमम धन केंद्र सरकार का है और भारत सरकार ने पैसा दिया उसको गिनाते हैं, लेकिन भारत सरकार के अलावा उन्होंने केवल एक उपलब्धि वो बता सकते हैं, उसमें भी करोड़ों का घोटाला जिसमें हुआ है, वो आगरा एक्सप्रेस वे जो उन्होंने बनाया अभी तक तैयार नहीं हुआ, तैयार होने से पहले उन्होंने उद्घाटन उसका किया है। इसके अलावा उनके कोई भी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है। उत्तर प्रदेश की उपलब्धि पिछले 5 सालों की अगर आप देखेंगे तो 145 बड़े दंगे हो गए उत्तर प्रदेश में। जिस दिन से अखिलेश कुर्सी पर बैठे, दंगों का प्रदेश पूरा घोषित हो गया, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई। गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर और बांदा से लेकर बहराइच पूरा उत्तर प्रदेश असुरक्षित हो गया। लोगों के मन में यह शंका पैदा होने लगी कि हम जिस प्रांत में रहते हैं वहां सुरक्षित है कि नहीं। लोग पलायन करने लगे। उन्होंने जितने वादे किए थे सब उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। 299 नई योजनाएं उन्होंने पहली बार घोषित किया था, बाद में उन्होंने 219 योजनाएं घोषित किया, एक भी योजना उनकी पूरी नहीं हुई। लैपटॉप वो दे नहीं पाए, टैबलेट वो दे नहीं पाए। उन्होंने कहा था साड़ी और कंबल गांव में देंगे, वो दे नहीं पाए। जितनी भी योजना थी सब आधी अधूरी रह गई, कोई योजना अखिलेश की पूरी नहीं हो पाई। अखिलेश आज ये नहीं बता सकते कि उनकी 10-5 योजनाएं भी कोई पूरी हुई हो, और इसलिए अखिलेश सरकार पूरी तरीके से फैल रही, लॉ एंड ऑर्डर में फैल रही, विकास के मामले में फैल रही। हाँ, कुछ मामलों में नंबर 1 पर रही। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई की जांच शुरू हो गई। भ्रष्टाचार, खनन माफिया पूरी तरीके से हावी रहे। उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर चला गया, दंगे में नंबर 1 पर चला गया, बलात्कार में नंबर 1 पर चला गया, हत्या, लूट, डकैती और अपहरण में नंबर 1 पर चला गया। जनता पूरी तरीके से त्रस्त है, निजात चाहती है। सबके मन में भरोसा और विश्वास है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आएगी और वो सब चीजों को ठीक करेगी। समाजवादी पार्टी में आपस में घमासान मचा हुआ है, पिता पुत्र झगड़ा चल रहा है। देखने वाली बात होगी कि अलग अलग लड़ेंगे कि एक साथ लड़ेंगे, ये भी कोई नहीं कह सकता। तो कैसे लेते हैं इस चीज़ को? हमको लगता है कि निश्चित रूप से इनके कुनबे में ये जो झगड़ा चला है इसमें धन के बंटवारे को लेकर के, भ्रष्टाचार का जो आय हुई है उसको बांटने में इन लोगों के आपस में झगड़े बने हुए हैं। दूसरा, इनके अंदर सामंजस्य जो सत्ता के और जिस तरीके से इन्होंने अभी रुख अपनाया है, पिता और पुत्र के अंदर जिस तरीके के भाव और व्यवहार दिखाई पड़ रहे हैं, भारत की संस्कृति में ऐसा कभी भी ठीक लोग नहीं मानते हैं। मैं उनके पारिवारिक झगड़ों में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जनता का ध्यान बटाने के लिए ये सारे झगड़े क्रिएट किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। बार बार लोगों के मन में आया है, दुनिया के देशों से सलाह लेकर के वो ऐसी बातें कर रहे हैं। सबके मन में यह है कि कुछ कर नहीं पाए अखिलेश पूरी तरीके से फेल रहे। अखिलेश की पर्सनालिटी को कैसे बनाया जाए। पिछले 4.5 साल तक मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश में पता नहीं चल पाया। कोई कहता था 5 मुख्यमंत्री हैं, कोई कहता था 4.5 मुख्यमंत्री हैं। कौन मुख्यमंत्री है यही नहीं पता चल पाया। लास्ट में आते आते इन्होंने कहा कि ये तो पता चले कि मुख्यमंत्री कौन है। इसके लिए ये पूरा ड्रामा एक तरीके से बनाया गया, रचा गया। ये इनके घर का आपस का बनाया हुआ ड्रामा है, खेल है, इसके सिवा कुछ नहीं है। और जनता भी इस चीज को जान रही है और सारे पॉलिटिकल लोग भी इस बात को जान रहे हैं। और इससे प्रतीत होता है कि इससे भ्रम में कोई आने वाला नहीं है। सबको भरोसा और विश्वास हो गया है और इस सरकार ने उत्तर प्रदेश को तबाह कर दिया है, तबाही के कगार पर पहुंचा दिया है। हर मामले में मेरा उत्तर प्रदेश पीछे चला गया है। अब उत्तर प्रदेश को सबकी, पूरी जनता की आशा और निगाह लगी है कि नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही इसको बचा सकती है। सुनने में आ रहा है कि एक गठबंधन बन रहा है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अखिलेश और आपके राष्ट्रीय लोकदल। तो कितना फर्क पड़ेगा उत्तर प्रदेश राजनीति? नहीं, हमको लगता है कि राहुल ने यहाँ पर यात्रा निकाली थी, खाट यात्रा, उनकी खटिया खड़ी हो गई, उनको आभास हो गया, पता चल गया। कांग्रेस पूरी तरीके से समापन की ओर है। लोकसभा में 2 सीटें जीत पाए थे। जहां तक लोकदल की बात है, सबको पता है कि वो कैसी सौदेबाजी करते हैं। जब चुनाव आता है तो सौदे के लिए अपना काम बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब उनको कोई वोट नहीं मिलने वाला है। ये तीनों लोग मिलकर के भी लड़ने वाले हैं, तो जनता सब समझ गई कि गठबंधन किस कारण से हो रहा है। फिर से लूट और भ्रष्टाचार, हत्या, लूट, डकैती, अपहरण में लिप्त होने के लिए गठबंधन बन रहा है। ये नाग गठबंधन है। पहले से भी इन लोगों का आपस का गठबंधन पहले से भी चल रहा। जब दिल्ली में सरकार कांग्रेस की चल रही थी तब भी सपा बसपा उनका सहयोग कर रहे थे।
सारे लोग मिलकर के सरकार चला रहे थे और आज भी ये लोग मिले हुए हैं, आगे चुनाव में भी मिलकर के लड़ेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया और उस मन को परिवर्तन यात्रा में हमारे दिखाई पड़ा है जब सड़कों पर हुजूम आया है और उससे अब सिद्ध हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है और ये सब लोग जा रहे हैं। नोटबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो नोटबंदी से क्या लगता है आपको, उत्तर प्रदेश राजनीति में क्या अंतर आएगा? आजाद भारत में सबसे ऐतिहासिक और स्वर्णिम कदम अगर किसी को कहा जाए तो इस नोटबंदी को कहा जाए। भारत मेरा सोने का चिड़िया था और भारत मेरा किस दशा में चला गया। आर्थिक दृष्टि से पूरे भारत को लोगों ने तबाह कर दिया। नोटबंदी एक ऐसा कदम है जिससे भारत फिर से आर्थिक समृद्धशाली भारत बनेगा, शक्तिशाली भारत बनेगा, मजबूत भारत बनकर के उभरेगा और भारत सोने की चिड़िया की दिशा में आगे बढ़ करके आगे बढ़ेगा। और मोदी जी का जो नारा था सबका साथ सबका विकास, इस नोटबंदी के बाद उस नारे में एक वह भाव दिखाई पड़ रहा है जिसमें सबका साथ सबका विकास का भाव प्रदर्शित हो रहा है। नोटबंदी से लोगों के अंदर उत्साह आया है। जनता ने देखा है कि वास्तव में भारत के प्रधानमंत्री ने पहली बार एक ऐसा निर्णय लिया है जो उन्होंने चुनाव के समय कहा था कि भारत को मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाऊंगा, और उस भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है और इसी का परिणाम रहा कि जनता ने इसका भरपूर समर्थन दिया है। मैं इसको मुद्दे के रूप में नहीं देखना चाहता हूं, न मैं इसको मुद्दे के रूप में कहीं लेकर के जाने वाला हूं, लेकिन जनता के बीच में यह भाव पैदा हो गया है कि वास्तव में अब भारत मेरा भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा, सबको समान अवसर प्राप्त होगा और जिसको जो चाहिए वो सबको मिलेगा और भारत फिर से शक्तिशाली भारत और समृद्धशाली भारत रूप के उभरेगा। बहन जी, आप उत्तर प्रदेश में परिवर्तन यात्रा के प्रभारी रहे हैं और पूरे प्रदेश में घूमे होंगे, तो कैसा माहौल लगा आपको, क्या लगा? नहीं, मुझको लगता है कि आज़ादी से लेकर के अभी तक पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने 4 यात्राएं एक साथ शुरू की और इस यात्रा की सबसे खास बात अनुराग जी ये रही कि इस यात्रा में किसी नेता के नाम पे यात्रा नहीं चल रही थी, कार्यकर्ताओं की यात्रा थी। 192 दिन की यात्रा थी। चारों यात्राएं जब हमारी प्रारंभ हुई तो लोगों को लगता था कि ये कैसे चलेगा, लेकिन उन यात्राओं में इतना अभूतपूर्व जन समर्थन प्राप्त हुआ। मैं तो चारों यात्राओं में जाने का सौभाग्य मिला। मैं यात्रा का संयोजन कर रहा था और उसमें बीच बीच में प्रधानमंत्री की सभा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सभा, गृह मंत्री की सभा, नितिन भाई की सभा, ऐसे बहुत सारे लोगों की सभाएं होती रही। उसके कारण से माहौल पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश का बदल गया और चलते चलते जब परिवर्तन महारैली हुई तो इतिहास बना करके चला गया। तो मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश के परिवर्तन में परिवर्तन यात्रा का बहुत बड़ा योगदान रहा और पहली बार जो जन समर्थन लोगों का प्राप्त हुआ है वो अभूतपूर्व था परिवर्तन यात्रा के माध्यम से। महन जी से हमारी चर्चा जारी रहेगी, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मायावती जी का एक आरोप है कि उनके भाई को जानबूझकर केंद्र सरकार परेशान कर रही है उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है, भ्रष्टाचार की जीती जागती मूर्ति के रूप में मायावती को देखा जाता है। वो कई रूप में वो चंदा लेती हैं, चाहे जन्मदिन के रूप में लें, चाहे अन्य रूप में लें, चाहे टिकट के रूप में लें, बहुत सारे तरीके से वो धनुगाही करती हैं और उसके कारण से उन्होंने उसका रूप भी प्रदर्शित किया। जब नोटों की माला पहन करके अम्बेडकर मैदान में खड़ी हुई तो पूरा भारत इसको देख रहा था। एक पॉलिटिकल पार्टी का मुखिया नोटों की माला पहन करके प्रदर्शन करे, इससे यह प्रतीत होता है कि उसको नोट के सिवा कुछ भी प्यारा नहीं है और इससे उन्होंने केवल अगर काम किया है तो नोट के लिए काम किया, पैसे के लिए काम किया। उन्होंने कभी समाज बनाने के लिए, देश बनाने के लिए, प्रदेश बनाने के लिए कोई काम नहीं किया और उसी का परिणाम था कि आज जिस दिन नोटबंदी हुई तो सबसे ज्यादा हलचल अगर कहीं पैदा हुई तो लोगों ने देखा कि बुआ जी को हुई, फिर बबुआ जी को हुई, फिर बाबू जी को हुई, ऐसे कुछ लोगों को ही दर्द हुआ। कारण क्या था? कारण यही था कि उनके पास अवैध धन इतना था, काला धन इतना था कि उसको बचा पाना मुश्किल काम था और इसलिए रात भर गाड़ियां आती रही और अटैची जाती रही। लोग इस बात को भी जानते हैं कि जिस बंगले में एक गाड़ी नहीं घुस सकती वहां सैकड़ों गाड़ियां घुस गई और उन गाड़ियों में क्या क्या रख करके भेजा गया, ये सब लोग जानते हैं और इसलिए स्वाभाविक है कि मायावती जिन बातों को कह रही है वो सब बातों का कोई आधार नहीं है और इसलिए आय की संपत्ति की जांच जिन नेताओं पर चली उत्तर प्रदेश में उसमें 2-3 नेता ही हैं और उसमें एक नाम उनका भी है। और अगर देश उस समय तो भाजपा की सरकार नहीं थी और जिस तरीके से संपत्ति की जांच चल रही है और आय से अधिक संपत्ति आ रही है तो उनके परिवार, उनके लोग, सब लोग उसमें लिप्त हैं और इसकी भी आगे पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। आपने दोनों सरकार देखी है, अखिलेश जी की भी देखी है, मायावती जी की भी देखी है, बेहतर कौन है दोनों में? हमको लगता है कि दोनों सरकारें उत्तर प्रदेश के लिए बहुत घातक सिद्ध हुई हैं, एक से बढ़कर के एक हैं।
इनको आप देखिए तो जहां से मायावती ने खत्म किया था वहीं से अखिलेश ने शुरू कर दिया। हर मामले में उन्होंने उसको आगे बढ़ाने का काम किया, किसी मामले में वो पीछे नहीं रहे। भ्रष्टाचार के मामले में भी मायावती ने जहां समाप्त किया वहां से इन्होंने शुरू किया। खनन माफिया उनके यहाँ भी थे, खनन माफिया इनके यहाँ भी थे। भ्रष्टाचार में उनके मंत्री भी लिप्त थे, इनके मंत्री भी लिप्त थे। बलात्कार का दौर उनकी सरकार में भी चल रहा था, वही दौर इनकी सरकार में भी चल रहा था। पूरी तरीके से दोनों सरकारें एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक को नागनाथ कहा जाए, एक को साफनाथ कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए इसमें कोई अंतर नहीं। इन्होंने दोनों लोगों ने मिलकर के उत्तर प्रदेश को तबाह किया है। दोनों जातिवादी हैं, दोनों आर्थिक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, दोनों हत्या लूट डकैती अपहरण में लिप्त रहते हैं, दोनों गुंडे और बदमाशों को प्रश्रय देते हैं। दोनों का एक ही अभियान है, केवल लूटो और बांटो और राज करो। राहुल गांधी को कैसे लेते हैं आप? राहुल गांधी, बड़ा आरोप लगाया उन्होंने इधर। इंदिरा गांधी ने एक बार कहा था कि अगर आपको किसी उत्तर भारत की राजनीति या किसी नेता के बारे में जानना है तो विदेश के पेपर पढ़िए तो आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। तो वाशिंगटन पोस्ट ने राहुल के बारे में लिखा था। मैं कुछ कह नहीं सकता, उनको तो वहां के लोगों ने दिवालिया घोषित कर दिया। तो भारत की जनता भी इस बात को जानती है, सबको मन में आता है, इसलिए सीरियसली कोई नहीं लेता है और उनकी बात को लेकर के लोग हंसी उड़ाते हैं। आज भी जब वो बोलते हैं तो उनको कोई सीरियस नहीं लेता है। इसी कारण से भारत की राजनीति में राहुल का कोई मूल्य नहीं बचा है, कहीं पर कोई स्थान नहीं बचा है। उनकी कही हुई बात को लोग हंसते हैं, कोई सीरियस नहीं लेता है, न उनका दल लेता है न बाकी लोग लेते हैं, सब असहज स्थिति में चले जाते हैं। इसलिए राहुल की कोई प्रासंगिकता हमको नहीं लगती है कि भारत की राजनीति में है। भाजपा का कोई मुद्दा होगा? राम जन्मभूमि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे पहला मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो मोदी जी जिसके पर्याय हैं, विकास हमारा मुद्दा है, विकास हमारा एजेंडा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां कहीं भी है वहां केवल विकास के नाते वो जानी जाती है और इसलिए विकास को हम मुद्दा बनाएंगे। दूसरा, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जरूरत है, यहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक होनी चाहिए, कानून व्यवस्था का राज्य होना चाहिए। दूसरा, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनना चाहिए। तीसरा, जो भ्रष्टाचारी हैं उनको जेल जाना चाहिए। तो हम सबके लिए गांव-गांव में बिजली पहुंचनी चाहिए, नहरों में पानी आना चाहिए, किसानों को खाद बीज मिलनी चाहिए, हर किसान को उनके फसल बीमा योजना के तहत उनको जरूरत पड़ने पर उनको आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। इसलिए हम सब लोग उसको मुद्दा बना करके जनता के बीच में जाने वाले हैं और विकास हमारा जो नरेंद्र भाई मोदी का नारा है कि हम विकास करेंगे, तेज गति से विकास करेंगे और चतुर्दिक विकास करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। और नौजवानों को जिनको रोजगार मिलना चाहिए, पैसा दे करके रोजगार न प्राप्त हो, छलावा न किया जाए। आयोग जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया है और हाईकोर्ट के आदेश से आयोग के अध्यक्ष को हटाना पड़ा है, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। इन सारे मुद्दों को, नौजवानों के मुद्दों को लेकर के, किसानों के मुद्दे को लेकर के, बाकी सभी मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। आपकी लड़ाई किससे है? मुझको लगता है कि बीजेपी बहुत आगे निकल चुकी है। परिवर्तन यात्रा के बाद और लखनऊ की महारैली के बाद, परिवर्तन महारैली के बाद भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे निकल चुकी है। ये सारे दल अब बहुत पीछे हैं और मुझको ये प्रतीत होता है कहीं ऐसा न हो, जिसकी संभावना ज्यादा दिखाई पड़ रही कि जैसे लोकसभा के चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष वहां नहीं बन पाया है, वैसे उत्तर प्रदेश में कहीं ना हो कि यहां भी नेता प्रतिपक्ष बनने की स्थिति ना बने। इस दशा में भारतीय जनता पार्टी आगे जा चुकी है। ये चुनाव भी लगता है कि मोदी जी के फेस पे लड़ा जाएगा, कोई मुख्यमंत्री चेहरा तो दिया नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी प्रधानमंत्री के साथ साथ हम सबके नेता भी हैं और हम लोगों का सौभाग्य का विषय है कि दुनिया के सर्वमान्य नेता है। स्वाभाविक रूप से मोदी जी का नाम लेते ही हर कोई रोमांचित होता है, सबको खुशी होती है। और मोदी जी ने जो काम किया है उत्तर प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी, वो अतुलनीय है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। जो काम यहाँ की सरकारें आज तक 50 सालों में नहीं कर पाई, मोदी जी ने कर दिया। तो स्वाभाविक रूप से उज्ज्वला योजना को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। एम्स का उन्होंने गोरखपुर में उद्घाटन किया, उसको लेकर के जाएंगे। फर्टिलाइजर का उन्होंने उद्घाटन किया, उसको लेकर के जाएंगे। हम लोगों ने चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे मेड इन इंडिया हो, चाहे हमारा डिजिटल इंडिया हो, चाहे हमारे स्किल इंडिया हो, चाहे मुद्रा बैंक योजना हो, चाहे हमारा फसल बीमा योजना हो और चाहे हमारी प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, इन सब योजनाओं के तहत हम लोग लेकर के जाएंगे। और जब इन योजनाओं को जनता के बीच में लेकर के जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से मोदी जी के बिना तो नहीं जा सकते हैं। तो भारत में हमारी सरकार है तो उन उपलब्धियों को भी जनता के बीच में हम बताएंगे। जहां इन सरकार की नाकामियां रहेंगी वहीं सरकार की उपलब्धियां भी रहेंगी। तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों को लेकर के जनता के बीच में जाएगी। सुनने में आ रहा है एक सर्वे कराएगी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री को लेके ही, कौन सबसे फेमस है,
किसको बनाया जाए, कैसा लगता है बाद में मुख्यमंत्री या पहले मुख्यमंत्री, क्या तय किया है कुछ आप लोग? देखिए, ये तो बहुत बड़ा रणनीति का विषय है, पार्लियामेंट्री बोर्ड का विषय है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है। इस पर तय करेंगे कि वो पहले करना है कि बाद में करना है। हमने बहुत सारे चुनाव लड़े जिसमें मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था। हरियाणा में मुख्यमंत्री नहीं घोषित थे, झारखंड में मुख्यमंत्री नहीं घोषित थे, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री नहीं घोषित थे, और हमारी सरकार बन गई। तो ये रणनीति का पार्ट है कि किस राज्य में क्या, किस रणनीति से, किस स्ट्रेटजी से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, उसको सफलता प्राप्त करेंगे। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, वो चाहे पहले तय करेगा या बाद में तय करेगा, उनका निर्णय है। एक आखिरी सवाल, जो भी आपके कार्यकर्ता हैं वो बहुत उत्सुकता से सवाल को सुनेंगे आपके, कि आपका टिकट घोषणा कब होगा? हमेशा आप अंतिम समय पर टिकट देते हैं। स्वाभाविक रूप से अगर भारत में एकमात्र पार्टी का नाम लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत काम करती है, और हमारे यहाँ आंतरिक और बाह्य रूप से पूरी तरीके से मजबूत लोकतंत्र है। उसके तहत हम नीचे से ऊपर तक हर कार्यकर्ता से विचार विमर्श करते हुए अपने टिकटों का निर्धारण करते हैं, और हम ऐसा नहीं करते हैं कि रोज टिकट घोषित करें और रोज बदले जैसे अब की पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं। हमारे यहाँ घोषणा के बाद कभी टिकट नहीं बदला जाता है, और बहुत जल्दी आपको पता चलेगा कि हमारी सूची आने वाली है, और 15 या 16 तारीख को सूची आपके बीच में होगी। तो ये थे डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ।